हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसमें 2021-22 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। ये PYQs हैं, ठीक है। प्लीज़ इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही कंसेप्ट उठ के आते हैं, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस बात से थोड़ा सा वो रहें, ठीक है ना, कि हमें कंसेप्ट को समझना है, ना कि चीज़ों को रटना है, प्लीज़, ठीक है। इससे पहले कि हम MCQs के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अपनी ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। इसके में हम UGC नेट का पेपर 1 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी क्रैश कोर्स चल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो जितना हो चुका है आप रिकॉर्डेड देखोगे, वरना लाइव चल रहा है। और UGC नेट पेपर 1 का टेस्ट सीरीज भी है। और पेपर 2 अगर किसी का कोड नंबर 89 इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन अपना है सबसे पहले, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है कि प्रत्येक वर्ष है वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है आपसे पूछ भी लिया जाए तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसी दिन जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है, उन्हीं के उस पे बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है ना, 11 नवंबर को। और वो जब पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कब से कब तक रहे, 15 अगस्त 1947 से लेके 2 फरवरी 1958 तक, 58 तक रहे ये। इन्होंने सेवाएं दी एज ए एजुकेशन मिनिस्टर के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये, ठीक है। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है 11 नवंबर, ठीक है, याद रखना प्लीज़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजिंग इज द मोस्ट रेलिवेंट हेल्थ इफेक्ट इन केस ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। जो घरघराहट होती है ना, विजिंग होता है सांस का बजना, सांस जब सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है ना विजिंग, घरघराहट की, वो कौन से वायु प्रदूषक के इसकी वजह से होती है, ये पूछा है। ये बहुत सारे इसमें 4 वायु प्रदूषक दिए गए हैं। ओजोन दिया गया है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ही होती है, आपको पता है, एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली, क्योंकि नॉक्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 7 तरह के होते हैं नॉक्स, उसमें कुछ पोल्यूटेंट होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉक्स आपको पता है NO2 अगर निकल गया डाइऑक्साइड तो उस पर रिएक्ट करके एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन वगैरह भी बन जाता है। लेकिन इस विजिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो एक खतरनाक प्रदूषक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, घरघराहट, सांस में जो आवाज़ आती है, विजिंग की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पोल्यूटेंट की इम्पैक्ट डालता है, किस तरह का। जैसे अगर ये पूछे सफोकेशन के लिए कौन सा है, अगर आप ये पूछे सफोकेशन शुरू हो जाती है तो उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, सफोकेशन करता है ये, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन को रिप्लेस करके, तो हमें सफोकेशन जैसी बीमारी हो जाती है या सफोकेशन हो जाता है, उससे मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट से, कौन कौन से प्रदूषक से क्या क्या हमें हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं उनको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी के बारे में है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विंड फार्म्स आर जनरली सेटअप ऑन एक्सपोज हिल टॉप्स और कोस्ट इन द रिमोट एरियाज। पवन फार्म आमतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में उजागर पहाड़ियों या तटों पर स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे हर्डल्स नहीं होगा, डायरेक्ट विंड लगेगी तो प्रॉपरली जो घूमेंगे, है ना, और उसको प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो सही बात है कि पवन ऊर्जा है वो दूर दराज के क्षेत्रों में पहाड़ियों या तटों पे स्थापित किए जाते हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना रुकावट आएगी तो दिक्कत आएगी ना। आप शहर के बीच में थोड़ी लगाओगे या कहीं बीच में लगाओगे तो वो प्रॉपरली विंड नहीं पहुंच पाएगी, है ना।
तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहा है विंड वेलोसिटीज आर स्टेडी इन दिस रिमोट लोकेशंस, इन दूरस्थ स्थानों पर हवा की गति स्थिर है। नहीं, हवा की गति स्थिर कैसे हो सकती है, ये बात तो नहीं है, चेंज होती रहती है। अभी वेलोसिटीज़ तो चेंज होती रहती है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है, स्थिर नहीं है, इस बात को काट दीजिए आप, है ना। कैसे रह सकती है, विंड वेलोसिटी है वो एकदम स्थिर तो नहीं रहेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस थर्ड ऑप्शन को हम राइट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जैसे नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे ये विंड है वो भी एक तरह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इनसे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसा मत समझना, इससे बहुत सारा एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मैं विंड का ही बताऊं, विंड वो घूमेंगे तो बर्ड्स, पक्षी वगैरह है, उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एडवर्स इम्पैक्ट होते ही नहीं है, रिन्यूएबल के भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, कार्बन इमिशन है वो जीरो रहता है, नेट जो जितना कार्बन इमिशन के मामले में ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कह रहे हैं कि हाउ मेनी एक्शन प्लान्स आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार, भारत सरकार की जो जलवायु कार्य योजना के तहत कितनी कार्य योजनाएं हैं, कितनी हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जो 2008 में आए थे, इसके बारे में पूछ रहा है कि कितने नेक्स्ट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। 8 है, आपको पता है, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं फ्रेंड्स, और इनको याद रखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ मिक्स मत करना, अलग चीज़ है वो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अलग चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलग चीज़ है, वो तो क्या है, पूरा वर्ल्ड को लेके है। लेकिन ये मैं भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें भी 8 प्लान है। कितने हैं, 8, और इनको भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, NAPCC में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली थी कि NAPCC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इसमें टोटल कितने हैं, 8 हैं। वो कौन कौन से हैं वो याद रखना प्लीज़, एग्जाम में पूछा जा सकता है और उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ओजोन से। द ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू द इमिशन ऑफ, ओजोन रिक्तीकरण का वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा किसके उत्सर्जन के कारण है, यानी कि ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे क्लोरीन आ जाए ना, क्योंकि क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। तो सीधी सी बात है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ही आएगा इसमें आंसर, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जहाँ पे क्लोरीन होगी वो एक रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो इसका आंसर बी आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन में ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ना, ओनली बी वाला, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ओनली बी वाला आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे क्लोरीन हो ना, वो क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, और फ्री रेडिकल होते हैं वो रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ देते हैं O2 और +O में, ठीक है। और ये वैसे तो नेचुरली टूटता रहता है ओजोन, ऐसा नहीं है कि टूटता नहीं है, लेकिन जितना टूटता है वो बनता है। लेकिन अगर क्लोरीन जला गया ना तो वो स्पीड बहुत हो जाती है, लगभग अकेला एक मॉलिक्यूल ऊपर जाके आई थिंक 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी होती है। चलो ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन यह है कि स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली, भारत में लघु जल विद्युत क्षमता का अनुमान लगभग इस प्रकार है। पोटेंशियल की बात पढ़िए फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल कितना है भारत का, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का पोटेंशियल कितना कर सकते हैं हम प्राप्त। एक टारगेट वाला होता है, मिक्स मत कर देना क्वेश्चन कि टारगेट कितना है, 2022 का कितना टारगेट रखा गया था, 2030 का, वो नहीं है, कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल 20 गीगावाट का है लगभग, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। टारगेट और पोटेंशियल में फर्क है, डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये टोटल पोटेंशियल लगभग 20 गीगावाट का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, आपको 12 नंबर, आपको पता है ना, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, 17 है। सस्टेनेबल गोल जनवरी 2016 से लागू हुए और इनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक करना है। तो इन 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आपको सीक्वेंस में याद करना है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है याद कर लेना। ये कह रहा है कि अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन
यानी कि जो 12 नंबर पे एक गोल है जो कौन सा है, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी सतत उपभोग और उत्पादन, ये 12 नंबर का है। वन ऑफ द टारगेट इज टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एज द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय, सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न में से किस एक लक्ष्य तक कम करना है। कितना लक्ष्य है, तो उसको हमें करना है 1/2। कितना करना है, लक्ष्य कितना, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। कितना करना है, 1/2 करना है, 1/2, 1/2 करना है, याद रखना। और इनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है सीक्वेंस में याद रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज मैक्सिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम, भारत की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है इनमें से, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लगभग 62% थर्मल पावर प्लांट से आती है। कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से। भारत कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, उनसे लगभग 62% के लगभग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ये सीक्वेंस याद रखना, मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद है लार्ज हाइड्रो प्लांट्स है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, और इनमें सबसे कम इन चारों में न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये एक सीक्वेंस भी आपको पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, और लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। और इसका ऑप्शन तो ये हो ही गया। ये सीक्वेंस भी याद रखना फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर आप सारों के लिए शानदार कह रहे हो, तो है सारे में क्या करूं, है ना, है तो है। ये कह रहे हैं ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी, ओजोन परत बनने के लिए, ओजोन छिद्र, यानी कि ये कहना है ओजोन परत है वो ओजोन छिद्र बन जाता है, तो किस सांद्रता पे ओजोन लेयर थी वो ओजोन छिद्र बन गई, किस कंसंट्रेशन पे। आप मेरी बात समझो, एक ओजोन लेयर है ये, है ना, कितनी ओजोन लेयर का सीधी सी बात है, ओजोन की मात्रा है यहाँ पे, ओजोन की कंसंट्रेशन है, ओजोन 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 है, ओजोन ओजोन है, ठीक है। अब होल किसको कहोगे, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी हो जाए तब उसको ये बोल दोगे कि यहाँ पे ओजोन होल हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लेयर है, ये ओजोन की लेयर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे ओजोन ओजोन है, तो आप कितनी कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगी तो उसको ये कह दोगे कि यहाँ होल हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ओजोन की मात्रा कम है, अब यहाँ पे ओजोन होल हो चुका है। वो कितनी मात्रा होगी, एक्चुअली में आपको पता है ये जब अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था, तो एक कैलकुलेशन के बाद ये बताया गया कि अगर 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाता है तो वहाँ ओजोन होल की संभावना है। 220 डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट तो आपको पता है इसका मेजर करते हैं, तो अगर 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाता है तो ओजोन परत है वो ओजोन छिद्र बनने की उस पे है। तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये स्टडी की हुई है, ये याद रखना है, कितना, 220 डॉब्सन यूनिट से अगर कम हो जाए तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज कोविड-19, रोग कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, ठीक है। जो कोरोना वायरस वाली बात चल रही है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा वायरस, SARS, सारस कोविड-2, ये वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है, SARS-CoV-2। इसके बारे में बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या है SARS का, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। SARS क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सारस, ठीक है, कोरोना वायरस 2। ये एक रिस्पॉन्सिबल वायरस है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में, रिपीट भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। हो सकता है SARS क्या है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले, तो SARS क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है अमंग ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज इन द वर्ल्ड इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट, दुनिया में सभी जो दर्ज प्रजातियां हैं
उसके भारत के बारे में, मतलब भारत में कितने प्रतिशत प्रजातियां हैं दुनिया में है ना, उसका कितना परसेंट भारत में है। ये तो एक फैक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। लगभग 7 से 8% ही है भारत में, 7 से 8% भारत में स्पीसीज है, प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे विश्व का, ये याद रखना है। चलो फ्रेंड्स, बहुत शानदार, अति उत्तम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है बहुत। ये ब्रिक्स के बारे में है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या मतलब आपको पता है ना, ये देश हैं। ब्रिक्स क्या है, देश है। ये कौन कौन सा, ये ब्राज़ील है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ये साउथ अफ्रीका, ये देश है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देशों के नाम हैं, ब्रिक्स बोलते हैं इनको। ब्रिक्स सम्मेलन आप सुनते हो ना फ्रेंड्स, तो वो है। इसमें ये पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, रिलेशन किसके रिलेशन में करेक्ट सीक्वेंस ऑन देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, हाईएस्ट टू लोवेस्ट एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसमें किसने ये गोल अचीव करने में सबसे एडवांस है, यानी कि हाईएस्ट है, या हाईएस्ट से लोवेस्ट तक कैसे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे टॉप पे है भाई चाइना, जिसने हासिल किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। उसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, और सबसे लास्ट में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारा नंबर है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ये है, क्या है, ADECB। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको नई रिपोर्ट और भी मिले तो आप नई रिपोर्ट भी देखना। ये तो मैंने 2020 का जो आया है रिपोर्ट उसका बताया है, जो क्वेश्चन आया था। अगर आपको रिपोर्ट मिल जाए कि 21-22 में क्या रहा है, तो वो भी प्लीज़ एक बार आप चेक कर लो कि चेक इतना तो प्लीज़ करना, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके देखें, इधर उधर ना देखें। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो डाटा होता है वो वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, द परमिसिबल लिमिट फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, भारतीय मानकों के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा क्या है। जो पीने का पानी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें कितना आर्सेनिक चल जाएगा। आर्सेनिक बहुत खतरनाक प्रदूषक है, आपको पता है, जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है आर्सेनिक। इसकी कितनी लिमिट है परमिशिबल, वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 से लेके 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, ये लिमिट है भाई, ठीक है ना। इतनी मात्रा में तो ठीक है, उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आर्सेनिक आपको पता है जो रॉक्स वगैरह में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है। तो इसकी लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक, ये ध्यान रखना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होता है, 6.5 to 8.5 तक लिमिट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ड्रिंकिंग वाटर का अगर हम बात करें, फ्लोराइड 1 to 1.5, ये सारी चीज़ याद रखनी है। फ्लोराइड इतना हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़ा ध्यान से समझे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वेसेस रिडक्शन इन HFC's कंजप्शन बाय लेट 2040s टू एक्सटेंड ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन में 2040 के दशक के अंत तक HFC की खपत में इस हद तक कमी की परिकल्पना की गई है। एक्चुअली में है क्या, इस क्वेश्चन के बारे में आप समझिए। आपको सबसे पहले पता है वियना कन्वेंशन आया था, वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके बाद किगाली का अमेंडमेंट हुआ इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स इसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया था कि आपको CFC का यूज़ नहीं करना, यानी कि ऐसे सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन परत का क्षरण करते हैं, है ना। ऐसे पदार्थों का जैसे CFC है, इसका यूज़ नहीं करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया, है ना। और कहा कि अल्टरनेट के तौर पे आप HCFC यूज़ कर लो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर लो, ये बोल दिया गया। लेकिन बाद में किगाली में एक फिर अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और ये कहा गया कि HCFC है, इस किगाली में बोला HCFC को भी यूज़ नहीं करना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करती है। तो 2040 तक इसमें ये बोला गया किगाली में कि 2040 तक हमें लगभग 80 से 85% इसका यूज़ कम करना है। यही पूछा है कि 2040 तक का कितना टारगेट बनाया, 80 to 85
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज है वो हमें कब करना है, ठीक है, 80 to 85%, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। 2040 तक की बात है ये। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी यूज इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। भारत में उपयोग की जाने वाली कुल प्राथमिक ऊर्जा का कितना अंश बायोमास से प्राप्त होता है। जो बायोमास है ना, जैव मास से कितना एनर्जी प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो ये तो याद रखने की बात है। तो कुछ डाटा याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना, आपके चेहरे पे जो परेशानी दिख रही है वो ख़त्म करो, और कोई बात नहीं, 5-4 चीज़ें याद करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम दे रहे हो तो याद रखना जरूरी है। तो ये 32% है, कितना है, 32% याद रखना। भारत में बायोमास की जो उपयोग की जाने वाली कुल प्राथमिक ऊर्जा है उसका लगभग 32% बायोमास से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बायोमास से। कितना प्रतिशत, 32%, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आगे अभी एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। अभी इस क्वेश्चन को उल्टा किया था, याद है तो, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न से संबंधित है। कौन सा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी तो था, 12 नंबर का ही तो था ना फ्रेंड्स, यार याद है क्या, जिसमें हमें 1/2 आंसर करके आए थे, ठीक है, उसमें दे भी रखा था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल कम टू एन एंड। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्ध अवधि किस वर्ष समाप्त हुई। आपको पता है 2 कमिटमेंट पीरियड रखे गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। पहला फर्स्ट रखा गया 2008 से 2012 और सेकंड कमिटमेंट पीरियड रखा गया है 2013 से 2020। तो ये पूछा कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है वो कब खत्म हुआ, 2012 में खत्म हुआ, सीधी सी बात है, 2008 से 2012 तक चला था। तो ये कमिटमेंट पीरियड से क्वेश्चन पूछते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 6 ग्रीन हाउस गैसेज को, उत्सर्जन को या इमिशन को कम करने के लिए है, क्लाइमेट चेंज ना हो इसीलिए है, ठीक है। और ये कब आया, कब ये फोर्स में आया, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग pollutants have adverse implications for human health as well as climate change। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसे पोल्यूटेंट्स के नाम सेलेक्ट करने हैं जो मानव स्वास्थ्य के साथ साथ किस पे इम्पैक्ट करे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे करे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं फ्रेंड्स, जैसे एलिमिनेशन मेथड से करो, मीथेन है वो क्लाइमेट चेंज तो करता है, एज ए ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन डायरेक्टली इतना ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं है, तो डी को हम काट देते हैं, ठीक है। एक तो डी कट गया, ठीक है। और पार्टिकुलेट मैटर आएगा ही आएगा, कणीय पदार्थ आएगा ही आएगा, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर है, ये आपको पता है पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती है, अस्थमा वगैरह भी कर देता है, और इसकी वजह से इन्वायरमेंट में भी, क्लाइमेट चेंज में भी बहुत बड़ा अहम रोल है इसका। ओजोन का भी है, ये तो दोनों लेने ही लेने हैं। ओजोन है स्मोक फॉर्मेशन में, ठीक है, और प्लस हमारी आंखों में इरिटेशन वगैरह भी करता है, तो बी और सी होगा, ठीक है, पक्का होगा, और डी नहीं हो सकता। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना, ये इसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, एडवर्स नहीं है, कोई डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज में नहीं करता, वो एयर में थोड़ा बहुत पोल्यूशन करके रुक जाता है, पूरा जलवायु परिवर्तन में नहीं होता। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हम काट सकते हैं यहाँ पे, जो भी नॉक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा बी और सी, राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो ये नॉक्स वाला जो कंसेप्ट है ये आपको समझना पड़ेगा। नॉक्स ये 7 टाइप के कौन कौन से होते हैं और कौन सा मैक्सिमम निकलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नॉक्स होता है इसमें कौन सा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम व्हीकल से निकलता है, आपको ये बताना है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्यों इम्पैक्ट नहीं करता, इस बात को भी आपको बताना है। इसका राइट आंसर तो बी और सी होगा। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी और सी है, ये रहा बी और सी, ठीक है भाई, बी और सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट लाइक द सोर्स ऑफ सोलर पावर, है ना। सौर ऊर्जा की तरह कौन सा नहीं है, बताओ भाई। टाइडल पावर है, रिन्यूएबल है, विंड पावर भी रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर भी रिन्यूएबल है, कोल नहीं है भाई, कोल है वो नॉन रिन्यूएबल है, आपको पता है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, इसका आंसर सी चला जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना,
क्योंकि सोलर पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, टाइडल भी है, विंड पावर भी है, हाइड्रो पावर भी है, कोल है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो ये आ गया इसका राइट आंसर, थर्ड इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग गोल्स adopted by UN member states in 2015 is related to SDGs 4 Sustainable Development Goal 4 में कौन सा है? 4 नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितना है? 17 है, आपको पता है। इनको 2030 तक अचीव करना है, ये भी आपको पता है। 4 नंबर पे कौन सा है ये पूछ रहा है, सीधे से बात ये है। तो 4 नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन की बात है, सीधी सी बात है। ये तो आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, ये तो याद करने वाली बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है 4 नंबर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 को सीक्वेंस में याद करना है। ऐसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 8 है, उनको भी सीक्वेंस में याद करना है। प्लीज ये याद कर लेना, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 नंबर पे का है, क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? कौन सा है जो जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है? देखो भी, जहां पे आपको क्लोराइड मिल गया ना, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड के पास आपको पता है फ्री रेडिकल होते हैं, और फ्री रेडिकल इसके पास होगा तो ये ओजोन को डिप्लीट करेगा, ओजोन परत का क्षरण करेगा। तो इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मिथाइल क्लोराइड। जैसे आप CFC पढ़ते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही जहाँ क्लोराइड का आ गया तो सीधी सी बात है वहां पे फ्री रेडिकल होंगे, और फ्री रेडिकल होगा तो वो ओजोन डिप्लीट करेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो भी, जैसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव अकरेंस एंड मल्टी कैजुअलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा प्रगतिशील घटना और बहु कार्यात्मकता की विशेषता है? कौन सा ऐसा खतरा है, नाम से ही लग रहा है आपको, जो एक तरह से प्रोग्रेसिव है और मल्टी कैजुअलिटी वाला है? कौन सा शब्द है? एपिडेमिक। इसका नाम तो बहुत सुना होगा, महामारी। ठीक है ना, महामारी ऐसा प्राकृतिक खतरा जो प्रगतिशील घटना और बहु कार्यात्मकता की विशेषता है इसकी, मल्टी कैजुअलिटी, एपिडेमिक। ये शब्द सुने होंगे आपके, कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, कुछ शब्द आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक शब्द है एपिडेमिक। एपिडेमिक शब्द किस लिए यूज होता है? महामारी। एपिडेमिक इज ए डिजीज दैट अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, किसी समुदाय में, किसी विशेष जनसंख्या में या किसी विशेष क्षेत्र में, उसको कहते हैं एपिडेमिक। और एक पेंडेमिक शब्द भी बहुत आया था आपकी बार, देखा होगा पेंडेमिक, कोविड के टाइम। पेंडेमिक है, ये इज एन एपिडेमिक, ये है तो एपिडेमिक दैट इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ऐसा एपिडेमिक जो बहुत ज़्यादा देशों में फैल जाए या फिर एक कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक आ गया है कि। ठीक है, ध्यान रखना, यानी ये है तो एपिडेमिक ही, पेंडेमिक ही, लेकिन ये ब्रॉड एरिया में चला जाता है, वो बहुत सारे देशों में फैल जाएगा, कॉन्टिनेंट्स में फैल जाएगा। ठीक है, ये पेंडेमिक होता है। तो इन सब, एक होता है आउटब्रेक। एक आउटब्रेक शब्द सुना होगा ना। आउटब्रेक ऐसा है कि कुछ अभी तो कुछ लोगों में है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो पूरा फैल जाएगा ये, दिस इज द आउटब्रेक। ठीक है ना, और वो एपिडेमिक हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों टर्म याद रखना प्लीज, एपिडेमिक, पेंडेमिक और आउटब्रेक। तो एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक होता है कि एक लार्ज नंबर पॉपुलेशन में है, वो किसी विशेष समुदाय में हो गया, किसी विशेष क्षेत्र में हो गया। लेकिन वो पेंडेमिक कब बन जाएगा? जब वो एपिडेमिक बहुत सारी कंट्रीज में फैल जाए, कॉन्टिनेंट्स में फैल जाए, तो वो पेंडेमिक हो जाएगा। और आउटब्रेक क्या होता है? अभी वो कुछ लोगों में अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो आउटब्रेक हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ठीक है, वो होता है आउटब्रेक। ठीक है, अगर उसको जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया, इफ इट इज नॉट क्विकली कंट्रोल, एन आउटब्रेक कैन बिकम ए एपिडेमिक। वो एपिडेमिक हो जाएगा अगर जल्दी से कंट्रोल नहीं किया तो। चलो आगे बात करते हैं। आगे है, ये एक एब्रीवेशन दिया हुआ है NMSHE, इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसके अंदर NMSHE का क्या मतलब है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम। याद रखना, ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम,
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन। ये सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म आई थी, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो देखो कितनी गहराई से चीज़ें पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आराम से, चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके, चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझो कि कौन क्या कहना चाहता है। हमें तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, पहली बात है ये, है ना। आंसर पहले देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं हम लोग, और इतनी जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बी रिलैक्स और शांति से चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हियरिंग एबिलिटी एज वेल एज द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। ध्वनि प्रदूषण का व्यक्ति की सुनने की क्षमता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। नॉइज पोल्यूशन है तो प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल इज लीनियर, ना ना ना। शोर के स्तर की मानवीय धारणा रेखिक है, रेखिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो बहुत एक रेंज को सुनता है। ठीक है, वो एक रेखिक नहीं है, ठीक है, लीनियर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, कहाँ गया, स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन परसेप्शन ऑफ नॉइज लेवल इज लीनियर, लीनियर रही है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। इसमें क्या है, देखो, ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट एन इनक्रेडिबली वाइड रेंज ऑफ साउंड, है ना। मानव कान है ध्वनियों की एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकते हैं। वी मेजर साउंड इंटेंसिटी ऑन ए लोगरिदम बेस्ड 10 स्केल। आपको पता है log 10 के स्केल पे नापते हैं हम, विच प्रोसीड इन मल्टीपल ऑफ 10 रेदर देन ए लीनियर स्केल। ये रेखिक स्केल पे नहीं चलता, ये लॉगरिदम ऑफ 10 के स्केल पे चलता है, इसलिए कहा है कि वो रेखिक नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर नहीं है, वो log 10 के बेस उससे चलता है। ठीक है, रेखिक या लीनियर नहीं है, इसलिए इसका सेकंड है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोटेड बाय ग्लोबलाइजेशन अमंग द सोसाइटीज। निम्नलिखित में से किसको समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा सबसे अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन वाली बात कौन कर रहा है, ये देख लो आप, है ना। बिल्कुल वैश्वीकरण की बात कौन सा कर रहा है, मोनोकल्चर नहीं, वो तो एक ही कल्चर की बात कर रहा है। मल्टीकल्चरल, वेरी गुड, मल्टीकल्चर की बात हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। बहुसांस्कृतिक मूल्य, ये कितना अच्छा शब्द है, ग्लोबलाइजेशन के साथ मैच कर लो। रीजनलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ सेंट्रल नहीं होगा, ये तो क्षेत्रीयकरण, आत्म केंद्रिता, ये तो सब खुद पे सेल्फ पे हो गई ना, ग्लोबलाइजेशन पे नहीं हुई। ग्लोबलाइजेशन पे तो क्या हुई है, मल्टीकल्चरल वैल्यू, अलग अलग संस्कृतियों की वैल्यू करना, ये ग्लोबलाइजेशन की बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या कहता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये याद रखना है। विच परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। भारत की कितनी प्रतिशत भूमि भूकंप की चपेट में है, लगभग 57% है। 58 पॉइंट समथिंग लिखते हैं कई जगह, तो ये लगभग 57% है जो भारत की भूमि है वो भूकंप की चपेट में है। देख लो भाई, ठीक है, भूकंप की चपेट में इतनी भूमि, इतना प्रतिशत। ठीक है, चलो भारत का क्षेत्रफल कितना है बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, कितना एरिया है भारत का ये भी बता दो। चलो बताओगे ना, क्योंकि ऐसी बातें पूछते हैं तो क्या पता ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछ ले, तो बता देना। कोविड-19 एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर, कोविड-19 का शब्द का अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19 का तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, और 2019 ये है कोविड-19। ठीक है, इसमें तो आपने कर दिया होगा सही, ये 2021-22 में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मैनकाइंड्स इंटरेक्शन विद अर्थ हैज लेड टू हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इकोसिस्टम टू एन इंक्रीजिंगली डिग्रेडेड इन्वायरमेंट। कह रहे पृथ्वी के साथ मानव जाति की, पृथ्वी के साथ मानव जाति की अंतःक्रिया से ने एक अत्यधिक जटिल और विविध पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से बिगड़ते पर्यावरण के लिए प्रेरित किया है। हमने तो किया ही है, बहुत मैनकाइंड ने आके तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हम इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो जो एक कॉम्प्लेक्स चलता आ रहा था, एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र चला आ रहा था, उसको हमने बिगाड़ने के लिए पूरा प्रेरित किया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है,
क्यों प्रेरित किया है? क्योंकि मैनी ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अर्थ इन्वायरमेंट आर इरिवर्सिबल, क्योंकि जितने भी ये चेंज हम हो रहे हैं, बहुत सारे जो चेंज है वो अपरिवर्तनीय है। एक बार हो गए ना ये परिवर्तन, तो रिवर्स बैक गियर नहीं लगेगा, यहाँ पे दिक्कत होके ही रहेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वी के जो पर्यावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय है, वापिस इरिवर्सिबल है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। इतने पारिस्थितिकी के तंत्र को हम प्रेरित कर रहे हैं, क्यों प्रेरित कर रहे हैं भाई? एक बार ये हो गया तो दिक्कत कर देगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, वापिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बड़े ऐसे से ध्यान रखा करो, इन क्वेश्चंस को पूछने का मकसद है कुछ सचेत भी कर रहे हैं आपको। देख लो क्या क्या हो रहा है पर्यावरण में, प्लीज। ठीक है, आगे कह रहा है देयर हैज टू बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत विकास कार्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्यों होना चाहिए? सबको इंटीग्रेट होके, क्योंकि मैनी ऑफ द एसडीजीज आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि कई एसडीजीज आपस में जुड़े हुए हैं, और आपस में जुड़े हुए हैं तभी हम इंटीग्रेट होके ही उनको सफलता को या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और हम भी इंटीग्रेट होकर उस अप्रोच तक पहुंचेंगे तो उस लक्ष्य को आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर देते हो ना, बहुत। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कई लोगों का गलत हुआ था थोड़ा सा सोचने में, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी को सब कुछ मान लेता है, इसलिए गलत हुआ होगा। क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज विदाउट एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं या विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो कोई भी पर्यावरण पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं करता। यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बिना है, यानी कि ये पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। ऐसा हो सकता है क्या पर्यावरण पे बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं? जैसे मान लो आपने हाइड्रो पावर प्लांट लगाया, कहीं पे हाइड्रो पावर प्लांट लगाया, फ्लड के चांस भी हो सकते हैं, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए बड़े बड़े, वहाँ पे वहाँ का विस्थापन भी करना पड़ता है, हैबिटेट भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट लगाया है तो सोइल इरोजन वगैरह की भी बात हो सकती है। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट तो होते हैं भाई, चाहे रिन्यूएबल लगाओ आप, एडवर्स इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट एडवर्स इम्पैक्ट होगा, तो एडवर्स इम्पैक्ट तो होगा। तो इसलिए ये गलत हो गया है, ए सही नहीं है, ए गलत है बिल्कुल। आर क्या कह रहा है? There is no net emission of carbon dioxide to the atmosphere from the exploitation of renewable source of energy। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है। ये बात ठीक है, क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो शुद्ध इमिशन नहीं होगा, ये इसका फायदा है, ये अच्छी बात है, इसीलिए हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ये कंप्लीटली कोई प्रभाव भी नहीं डालता, बहुत एडवर्स इम्पैक्ट भी है। नीचे वाला देख के ऊपर वालों को कोई सही लग गया होगा, है ना, नीचे वाली सही बात है। तो इसका ए गलत है, आर सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन। चलो, ये है क्वेश्चन हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिजल्ट्स इनटू आइदर अफर्मेशन और डिसअफर्मेशन इज द एक्सप्लिसिट कंसर्न इन विच मेथड ऑफ रिसर्च। परिकल्पना परीक्षण जिसके परिणाम स्वरूप या तो पुष्टि या अस्वीकरण होता है, अनुसंधान के किस तरीके से स्पष्ट चिंता है या किस में होता है, ये बात बोली है। क्या? परिकल्पना परीक्षण और इसकी पुष्टि की, यानी कि हाइपोथेसिस बेसिकली कहाँ पे एक तरह से बनती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, कहाँ पे होती है, इन रिसर्च में से आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें कई तरह की रिसर्च दी गई है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसको वर्णनात्मक विधि कहा गया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसे प्रयोगात्मक विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कार्योत्तर या पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, हिस्टोरिकल मेथड और एक्सजेटिकल मेथड या बहिर्मुखी विधि। आपको इसमें से ये पूछा गया है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस में रिजल्ट है, यानी कि हाइपोथेसिस बनती है फिर उसका रिजल्ट या उसका टेस्टिंग किया जाता है, किस में है ये। तो ध्यान रखना, ये एक जो घटना है जो ऊपर बात लिखी गई है क्वेश्चन की, यहाँ से एक चीज को कीवर्ड को पकड़ना है कि ये बात की गई है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। किसके लिए? मात्रात्मक शोध के लिए ये बात की गई है, क्योंकि हाइपोथेसिस बनेगी वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, तो ये मात्रात्मक शोध के लिए की गई है, क्वांटिटेटिव के लिए की गई है। तो इसमें यहाँ पे मेनली क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है ये देख लिए, जो एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ठीक है, पूर्व पोस्ट और प्रायोगिक विधि है, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों
हमारी क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक शोध है, तो यही बात यहाँ से आंसर चला जाएगा, बी और सी इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ फ्रेंड्स, होमवर्क आप अपनी मर्जी से करते हो क्योंकि बहुत समझदार हो आप, तो अपने हिसाब से करना कि आप बताना जो एक्सजेटिकल मेथड होता है ये क्या होता है। ये नया शब्द आपने सुना हो शायद, एक्सजेटिकल मेथड क्या है, ये आप सर्च करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे नए शब्द मिले तो एक नोटबुक लगा के रखा करो और नोटबुक में नोट किया करो कि ये चीज़ हमने आज थोड़ी नई सीखी है और इससे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या आ गया, बी और सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेजेस द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, किस प्रकार का शोध प्रतिभागी के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। आपको ये बात बतानी है कि यहाँ पे एक तरह से जो पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव है, प्रतिभागी का दृष्टिकोण है, कौन सी रिसर्च में इनकरेज है या किस रिसर्च में सबसे ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव की। तो इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आपने कई बार इसको सुना होगा, इथिनोग्राफिक रिसर्च जो होती है या इथिनोग्राफिक जो मेथड होता है, जो नरवंश विज्ञान होता है, जिसमें हमने बात की है फ्रेंड्स कि ये कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है और ये इन कुछ लोगों के बीच आके इनका कल्चर जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से सुनता है, इनसे कम्युनिकेट करता है, इनको ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह का पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जाएगा इथिनोग्राफिक मेथड या नरवंश विज्ञान विधि। और आपको फिर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है फ्रेंड्स, या फिर अपने आप से खुद को पूछना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, ऐतिहासिक जो शोध होती है, वो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव, गुणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है, ये आप मुझे बताना। हाँ, इथिनोग्राफिक रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, इस बात का मैं बता देता हूँ, ये गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। आपको इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के पढ़ाई करनी है। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और अभी जो पेपर का पैटर्न ये बन रहा है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग के या स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा संभल के करना होता है। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन ए थीसिस एंड ए रिसर्च आर्टिकल। यह कह रहा है एक थीसिस और एक शोध लेख में लेखन और संदर्भ के प्रारूप और शैलियों के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत है क्या कि फॉर्मेट और स्टाइल के अंदर कोई भी अंतर नहीं है? क्यों नहीं है? अब अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो अलग अलग स्टाइल में लिखा जाता है, एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, शिकागो है, वैंक्यूवर है, तरह तरह के स्टाइल में लिखा जाता है। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, डिफरेंस होता है फॉर्मेट एंड स्टाइल में। ये कह रहे हैं नो डिफरेंस, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत कर देंगे, डिफरेंस होता है भाई, ठीक है, इसको आप काट दिए, ठीक है, काट दो। दूसरा कह रहा है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्चर। ये कह रहे हैं अनुसंधान नैतिकता और उसका पालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। सभी शोधों के लिए जितनी भी रिसर्च होती है उसमें रिसर्च एथिक्स का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है होल प्रोसेस में एथिकल वैल्यू होगी तभी आपकी रिजल्ट्स, आपके परिणाम अच्छे आएंगे। क्योंकि आप शोध कर रहे हो तो एक तरह से सोसाइटी के लिए काम है, तो यहाँ पे हर एक स्टेज पे एथिकल वैल्यू बनी होनी चाहिए। जैसे आप डाटा कलेक्शन करो, डाटा एनालिसिस करो, रिपोर्टिंग करो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो, ये होल प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में किसी को हार्म नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके पूरे प्रोसेस में चलनी चाहिए। तो रिसर्च एथिक्स है वो मैंडेटरी है, ये इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। ये रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है, सभी शोधों में अनिवार्य है, ये बहुत अनिवार्य है, ये हेल्पिंग नहीं है, ये मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 है वो सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो इसका 4th आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो आराम से क्वेश्चंस को करना है फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश करिए इसको करने की, पढ़िए आराम से। इस तरह वीडियो रोक के, थोड़ा सा वीडियो रोक लीजिए और फिर वीडियो रोक के आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन, आपसे किस तरह से अटेम्प्ट होता है, क्यों ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे आप, आराम से सोचिए। चलो, डाटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब
रिसर्च एथिक्स डजंट मैटर, उसका उल्टा ही कर दिया ना। अनुसंधान में डेटा विश्लेषण एक तकनीकी कार्य है, हमें पता है कि जब डेटा एनालिसिस करते हैं एक टेक्निकल जॉब है, ठीक है। अनुसंधान नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ गलत कह गया। आपको पता है रिसर्च एथिक्स तो बहुत मैटर रखती है। मैंने कहा था ना कि प्रोसेस, होल प्रोसेस में, चाहे डाटा कलेक्शन हो, डाटा एनालिसिस हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, रिपोर्टिंग हो, हर जगह रिसर्च में एथिकल वैल्यूज या रिसर्च एथिक्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जबकि ये कह रहा है कि डाटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग इट्स टेक्निकल जॉब, ठीक है ये बात, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, रिसर्च एथिक्स डजंट मैटर। क्यों नहीं करता? बहुत मैटर करता है। रिसर्च एथिक्स तो होना चाहिए, रिसर्च में, शोध में नैतिकता, अनुसंधान नैतिकता होनी चाहिए, वो तो बहुत मायने रखता है। अभी जस्ट पहले किया ना, ये तो मैंडेटरी है, तो इसलिए ये कथन गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट हो गया। आगे कह रहा है ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। ICT इज हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT अनुसंधान के लगभग सभी चरणों में सहायक है, ये बिल्कुल सही बात है। सभी चरणों में हेल्पफुल है, ये है ना, सहायक है। इसने मैंडेटरी शब्द यूज नहीं करा। अगर यहाँ पे मैंडेटरी शब्द यूज हो जाता, यानी कि ICT मैंडेटरी है हर के लिए, यानी कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जैसे रिसर्च एथिक्स तो मैंडेटरी है, वैसे ICT मैंडेटरी नहीं है, हेल्पफुल है। अगर आप यूज करते हो तो अच्छी बात है, हाँ आपका टाइम बचाएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कतई नहीं है कि अगर ICT का यूज नहीं होगा तो रिसर्च नहीं होगी, पहले भी होती थी, ठीक है। तो यहाँ ICT इज हेल्पफुल, हाँ हेल्पफुल है ऑलमोस्ट एट ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च। ICT अनुसंधान के लगभग सभी चरणों में सहायक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया और सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, तो इसका फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है। दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाइपोथेसिस से लिया हुआ है और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलो इसको पकड़ते हैं, ठीक है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिसर्चर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। आपको पता है नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो डिफरेंस, किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, और किसी भी रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना। और जैसे ही नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाती है। ये बिल्कुल भी बात है, क्योंकि एक रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करना होता है जो कहती है देयर इज नो डिफरेंस। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, रिसर्चर्स हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन देखते हैं। रीजन को हमेशा बिकॉज लगा के पढ़ा करो कि इसका सही है क्या, क्योंकि नल हाइपोथेसिस इज ए चांस हाइपोथेसिस एंड एज सच H1 being true, the researcher's hypothesis lie in the domain of acceptability। बिल्कुल राइट रीजन दिया है भाई। ये कह रहा है शून्य परिकल्पना, क्योंकि शून्य परिकल्पना एक मौका या चांस परिकल्पना है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक जो नल हाइपोथेसिस है वो एक ऐसा माना जाता है कि ये आया भी है तो ये बाई चांस आया है, उसको चांस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है नल हाइपोथेसिस को। और जैसे ही जो नल हाइपोथेसिस तो चांस हाइपोथेसिस होगी, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको वास्तव में एक्सेप्टेबिलिटी को, यानी कि जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गई, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। इसीलिए ए है वो बिल्कुल ट्रू है, और आर है वो प्रॉपर एकदम सही रीजन दिया है कि H0 जो है या नल हाइपोथेसिस है वो एक चांस हाइपोथेसिस है, और रिसर्चर जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, H1 वो एक एक्सेप्टेबिलिटी को शो करता है कि वो स्वीकार होगी, क्योंकि नल हाइपोथेसिस है वो एक चांस हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाती है तो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 एक्सेप्ट होती है। तो बिल्कुल सही है, इसका असर्शन भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर सही एक्सप्लेन कर रहा है, या आर सही कारण है किसका, ए को एक्सप्लेन करने में। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस बात को कोई दो राय नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषताओं की पहचान करिए। गुणात्मक शोध की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है, आपको पता है क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक शोध को अच्छे से हमने कई बार किया है। अगर आपके पास समय है तो अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख लो, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक, इट इज
कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, यह प्रतिभागी के दृष्टिकोण से घटना को समझने से संबंधित है। बिल्कुल, क्योंकि इथिनोग्राफिक हमने पढ़ी थी और मैंने बताया भी था वहाँ पे कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, पार्टिसिपेंट्स का बहुत रोल है, उसी को ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो ये क्वालिटेटिव की बात है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ए तो आएगा ही आएगा। और कौन सा है, इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यह मान्यता है कि एक ही उद्देश्य वास्तविकता के साथ सामाजिक तथ्य है। ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है क्वालिटेटिव में, ऑब्जेक्टिविटी क्वांटिटेटिव में होती है, मात्रात्मक में होती है, जनरलाइजेशन की वो बात करता है। तो ये जो बी का गुण है ये क्वांटिटेटिव का है, मात्रात्मक का है, क्वालिटेटिव गुणात्मक का नहीं है, तो इस बात को हम काट देते हैं। ठीक है, आगे है रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, शोधकर्ता वर्तमान और अतीत की स्थिति में डूब जाता है। बिल्कुल, शोधकर्ता क्या करता है, जैसे हमने इथिनोग्राफी की, वो बिल्कुल उसमें जाके सुनता है ना, क्या हुआ है, पूरा का पूरा डूबता है, इन चीज़ों को देखता है कि क्या, पूरा ऑब्जर्व करता है, ये क्वालिटी वाली बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये ए और सी तो हो गए। डी कह रहा है रिसर्चर इज डी अटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसनेस, पूर्वाग्रह से बचने के लिए शोधकर्ता को अध्ययन से अलग कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है कि शोधकर्ता को अलग कर दिया जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर हम बात करें ब्लाइंड रिसर्च वगैरह में ये कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ नहीं है। आगे ई कह रहे हैं देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड एंड रिसर्च प्रोसेस, दोनों विधियों और अनुसंधान प्रक्रिया में लचीलापन है। ये कहने का दोनों चीज़ों में लचीलापन है, मेथड्स और रिसर्च प्रोसेस, ये कहना चाह रहा है कि विधियों और अनुसंधान प्रक्रिया दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। बिल्कुल लचीलापन है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड है, असंरचित है, और उसकी प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये तो हम बात करते हैं, तो ई भी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आ गया, ए आ गया, ठीक है, और सी आ गया और ई आ गया, ए सी और ई इज़ द राइट आंसर। एक तो ये ए आ गया और एक ये फ्रेंड सी आ गया, ठीक है, और ई आ गया, ए सी ई इज़ द राइट आंसर। तो देखिए ये रहा ए सी और ई इज़ द राइट आंसर। ये बात समझ में आया, ए सी और ई इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से हर चीज़ को समझ के करोगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा, चित्त तो शांत रखना ही पड़ेगा। और मैं फिर एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है क्योंकि SWMG पे हमने इसी एग्ज़ाम के लिए जो अभी होगा, ठीक है, जब होगा उसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो वो लाइव होता है, और जो लाइव नहीं देख पाता है वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। अगर विलिंग है तो हमारी ऐप पे जाके SWMG पे इनरोल कर सकता है। लेकिन मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी है, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट पक्का करूँगा फ्रेंड्स कि कोई जिसको क्वांटिटी चाहिए, मात्राएं चाहिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो इस ऐप को ज्वाइन ना करें। जिसको सिर्फ क्वालिटी चाहिए, जिसका चित्त रिलैक्स है, मन शांत है, वो इस ऐप को प्लीज़ ज्वाइन कर ले, वरना ना करें, ठीक है, प्लीज़। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट्स, रिसर्च क्वेश्चन and hypotheses that are narrow and measurable would mark the characteristics feature of which research type। उद्देश्य कथन, शोध प्रश्न और परिकल्पना जो संकीर्ण और मापने योग्य है, किस शोध प्रकार की विशिष्ट विशेषताओं को चिन्हित करेगा। आप बताइए भाई, ये किसकी बात है कि मापने योग्य है, मेजरेबल है, यानी कि डाटा आपके पास नंबर्स में है, और ये बात सीधा का सीधा क्वांटिटेटिव की, मात्रात्मक की कर रहा है। तो आप बता दीजिए मात्रात्मक रिसर्च कौन सी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो मात्रात्मक शोध है। अरे ये तो आपने पढ़ाई है, पर रिसर्च प्रायोगिक नैरेटिव में स्टोरी टेलिंग हो गया, इथिनोग्राफिक अभी पढ़ा था, निर्जातीय वाला कल्चर की बात, ग्राउंड थ्योरी सेचुरेशन होता है कि बेस को लेके हम डाटा कलेक्शन वगैरह करके थ्योरी में सेचुरेशन करता है, तो ये सब क्वालिटी की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रात्मक में जिसमें वेरिएबल्स के बीच रिलेशन वगैरह बनाया जाता है, ये तो सारी बातें होती हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उपलब्धि और योग्यता परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमताओं की ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आपको पता है दो तरह के टेस्ट हैं, अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, और एक टिपिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को चेक किया जाता है कि अचीवमेंट टेस्ट में क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और टिपिकल में एटीट्यूड टेस्ट है।
अचीवमेंट मतलब आप एक फेवरेबल कंडीशन में क्या अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो, आप में काम करने की कितनी क्षमता है। और टिपिकल में क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड का है, किसी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या है, इस तरह के टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट या फिर टिपिकल टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। बिल्कुल सही बात है कि हम जो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं कि एक एग्जामिनीज का या जो जिस पे भी हम कर रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी है उसमें कितनी योग्यताएं हैं ये, या कितना मतलब वो काम कर सकता है, कितना अचीव कर सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ये पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आ गई तो ये एटीट्यूड में आ जाता है और ये टिपिकल टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर। सही बात है, ये टिपिकल बिहेवियर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अचीवमेंट में एप्टीट्यूड है और जो टिपिकल बिहेवियर वाला है उसमें एटीट्यूड है, नजरिया है, और अचीवमेंट में कैपेसिटी है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार और विशेषताओं को मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो भाई इसकी भी, ये क्या कहता है। और प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के विनती है कि समय खराब ना करें। ठीक है, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई पे फोकस रखें। ठीक है, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ ना करें, प्लीज ना करें। ठीक है, चलो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द पर्पज अंडरलाइनिंग मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड कोर्स सिस्टम इज टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित समर्थन प्रणाली का उद्देश्य सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी हम आईसीटी बेस्ड या जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं टीचिंग में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी हमारा आउटकम आए वो ऑप्टिमाइज आए, यानी कि हम चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी तो लेके तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि हम चीज़ों को अच्छे से सीखें। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन में कोई गलत नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप रीजन क्या, बिकॉज लगा दिया करो, क्योंकि, है ना। बिकॉज एन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी लिंक्ड विद इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग कंडीशन। बिल्कुल सही रीजन कह रहा है कि एक प्रभावी निर्देशात्मक सहायता प्रणाली वो किस लिए यूज की जाती है कि वो सीखने की स्थिति में वृद्धि करे, है ना, इसीलिए जोड़ा जा रहा है। और सीखने में वृद्धि करेगा तभी तो हमारे अंदर ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम आएंगे, बहुत इष्टतम श्रेष्ठतम परिणाम आएंगे, है ना, तभी तो आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, परिणाम आएंगे। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर है वो ए का सही से प्रॉपरली करेक्ट रूप से रीजन है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम बेसिक teaching competencies identified through various research on teaching, which among them fall in domain of behavior competence। ठीक है, बिहेवियर कॉम्पिटेंस यानी कि शिक्षण पर विभिन्न शोधों के माध्यम से पहचाने की कुछ बुनियादी शिक्षण दक्षताओं की सूची है। उनमें से कौन सा व्यवहार दक्षता क्षेत्र में आता है, एक है कि कौन सा बिहेवियर कॉम्पिटेंस में आता है और कौन सा प्रोफेशनल में आता है। तो इनसे बिहेवियर का पूछा है, बिहेवियर वाला कौन से में आता है। तो ये याद रखना, एक टॉपिक है बड़ा अच्छा बिहेवियर के बारे में और प्रोफेशनल के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात देखोगे तो आ जाएगा आपको समझ में, जो अपना प्लानिंग होता है और जो कम्युनिकेटिंग होता है। जैसे हम किसी की योजना बनाते हैं कि किस किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, किस योजना के तहत काम करना है, ठीक है, और कम्युनिकेटिंग कि भी वो अच्छे से चीज़ों को समझे, अच्छे से समझा सके, ये उसका बिहेवियर कॉम्पिटेंस आता है, बी और डी। और बाकी जो है ना, ये जो आ गया है सेल्फ एफिकेसी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, ये उसका प्रोफेशनल है। ठीक है, तो बिहेवियर पूछा है इसके बारे में। तो बी और डी, प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग यानी कि योजना और संचार, ये किस में आएगा, ये उसका बिहेवियर में आएगा। प्लीज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में शब्दों का खेल होता है, तो शब्दों को बड़े अच्छे से देख लें। इसका राइट आंसर है बी और डी इज द राइट आंसर, प्लीज। ठीक है, बी और डी इज द
राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। इधर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं और इधर कुछ टीचिंग फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि इधर शिक्षण के तरीके दिए हुए हैं और प्रभावशाली बढ़ाने की तकनीक दी गई है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो ना फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा कि मतलब ये फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड क्या है। तो इसमें एक सरल सी चीज देखो आप क्या दिख रही है। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है? यूजिंग स्वयं एंड मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब डी का मिला लेते हैं आप ना, तो डी का 1 आता है। ये लॉटरी लग जाती है, इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है? शिक्षण के ऑनलाइन तरीके में क्या है? स्वयं और जो MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये सारा क्या है? ऑनलाइन मेथड है ना टीचिंग का। तो डी का 1 देखो, डी का 1 सिर्फ एक में ही है, तो इससे ऑप्शन हमें हो जाता है। डी का 1 सिर्फ एक में ही है देखो। तो इससे क्या होगा? मेथड्स ऑफ टीचिंग के 4 पॉइंट मिल गए आपको, इधर 4 मिल गए। अब नई चीज भी सीख लो इसमें से, ठीक है। तो फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है? यानी कि आमने सामने संवादात्मक जो विधि होती है वो क्या है? वो होती है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग करना, ठीक है ना, कपल्ड विद डिस्कशन। आमने सामने तो ये होता है ना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, डिस्कशन करना, ठीक है ना, चर्चा के साथ प्रतिबिंबित प्रश्न, ये हो जाएगा डी का 4। बड़ा अच्छा, ये तो वैसे ही आप मिला देते, मुझे पता है, बड़े शानदार हो सर। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मेथड में क्या होता है? मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया जाता है ना डिस्टेंस में, कि ये मॉड्यूल्स वगैरह मटेरियल दे देते हैं ना, ठीक है। तो यही होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड में, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की व्यक्तिगत विधि क्या है? शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है, शिक्षण की व्यक्तिगत विधि के बारे में बात करेंगे तो एक ही बचा है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पैकेज। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या चीज है, क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेज दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन पैकेज का क्या आता है? इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, ये व्यक्तिगत शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है, ये इंडिविजुअलाइज की है। क्या करना? इंस्ट्रक्शनल पैकेज देना, इंस्ट्रक्शन देना। तो इसमें आ गया सी का 2 आ गया। तो इससे आपको चीजें सीखने को मेरे हिसाब से ज्यादा मिलती है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखें आप प्लीज। तो ये अगर आपको एक पता था तो हो जाता, लेकिन अब चलो आज से पहले एक पता था, आज 3 और पता हो गए। अगर आपके पास नोटबुक है तो इसमें लिख लीजिए ये 3 बातें मुझे और पता लग गई, ऐसे हो गया तैयार, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरी बातों में इधर उधर समय बर्बाद ना करें, मेरी आप लोगों से मन से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। अगर कुछ भी कर लोगे तो मेहनत तो हमें ही करनी है ना, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, फालतू की बातों में ध्यान लगाना चाहते हैं या पढ़ाई, ये हमें देखना है, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। शिक्षण के किस स्तर पर विचारों और सूचनाओं को पकड़ने की व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने पर मुख्य ध्यान दिया जाता है? व्यवस्थित करने में सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग किस में है? मेमोरी लेवल में है। ये पढ़े हैं ना हमने, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त विकास स्तर, ये सारी चीजें हमने देखी है। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तो होता है रिफ्लेक्टिव में, लेकिन सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग की बात होती है, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना चीजों को, किस में आता है? स्मृति स्तर में आता है, मेमोरी लेवल में आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये ट्राइंगल करके पढ़ते हैं ना पा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, वही बात ये कह रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। टीचिंग involve critical and creative interchanges between teacher and learner and hence it is different from instruction and training। बहुत शानदार। शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक आदान प्रदान शामिल है और इसलिए यह निर्देश और प्रशिक्षण से अलग है। इसमें हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो शुरुआत में इन टर्म्स को पढ़ते हैं, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंडोक्ट्राइनेशन क्या है, इन शब्दों को पढ़ते हैं हम। शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सब चीजें क्या होती है, निर्देश, ये सब क्या है। तो हमने देखा है कि टीचिंग होता है वो उसके अंदर क्रिटिकल डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग होता है, इसमें बहुत ही रचनात्मक आदान प्रदान होता है क्योंकि टीचिंग में आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। इसलिए ये अलग है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से, क्योंकि शिक्षण में क्या होता है, रचनात्मक चीजों का, बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाली चीजें होती है। जैसे आपको ऐसे ही थोड़ी पढ़ा के चला जाएगा कोई, आप बिल्कुल समझोगे चीजों को, आर्ग्यूमेंट चलेगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है? क्योंकि
बिकॉज लगा दिया करो। बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड टू लोअर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। बिल्कुल सही बात है, निर्देश और प्रशिक्षण दोनों निचले क्रम के संज्ञानात्मक आदान प्रदान पर निर्देशित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती जितनी शिक्षण या टीचिंग में होती है। ये निचली जगह है उसमें, क्योंकि ये कह सकते हो टीचिंग इज ए ब्रॉड टर्म, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर सब विकास होता है। और कॉग्निटिव लेवल का एक हाईर लेवल का विकास होता है कॉग्निटिव का, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट होता है। और ये निर्देश और प्रशिक्षण है, इसमें तो निचले क्रम का संज्ञानात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये रीजन भी बिल्कुल सही हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। क्या बात है, शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत में से एक यह है कि जीवन जीने की तैयारी के बजाय शिक्षा स्वयं जीवन होनी चाहिए। कितना शानदार स्टेटमेंट है। और अब आप उलझे रहते हो, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से, ये एग्जाम कब है, कब होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, ये बात मैं भी समझता हूँ कि बहुत कुछ हमें फैमिली को भी चलाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का भी एक लेवल होता है, लेकिन उस सब का मैनेजमेंट किसको करना है, हमें करना है। तो इसको है ना, शिक्षा को एक अच्छे से उसके तरह ले लीजिए कि ये इसको मुझे जीवन में ढालना है, इससे मुझे चीज़ें सीखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। इस बात को कोई हम छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन प्लीज़ इतना फ्रस्ट्रेट होने की और इतना परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचोगे तो आपका लालच तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आवश्यकताएं अगर आपके हैं तो वो पूरी हो सकती है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, ठीक है, और किसी काम को छोटा बड़ा ना समझ के काम करने की कोशिश करें तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जो आपका काम है, आपका ड्यूटी, हमारा जो पढ़ना है, उसको ईमानदारी से पढ़ लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के पुनः निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था वास्तविक में लोकतांत्रिक होनी चाहिए। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक तो अच्छी शब्द है, कोई गलत थोड़ी है। तो स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क। बताइए किस में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की पहचान है। सब जानते हैं, इससे तो बहुत जानकारी हो गई है इस ट्राइएंगल से। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। कौन सा लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतनशील स्तर है, ठीक है, याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द की बिहेवियर। वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। की बिहेवियर होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर होता है। ये टॉपिक अपना यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, देख लेना, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर। वहाँ अच्छे से इस टॉपिक को समझाया और वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। एक प्रभावी शिक्षक का प्रमुख व्यवहार निम्नलिखित में से किस विशेषता से चिन्हित होता है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर, यहीं पढ़ा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसमें की बिहेवियर कौन कौन से हैं ये पूछे है, मुख्य व्यवहार कौन कौन से हैं ये तो याद करना है। एक तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन एक की बिहेवियर है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की बिहेवियर है, और लेसन क्लियरिटी ये की बिहेवियर है। बी, सी और डी की बिहेवियर है, जबकि जो ए और ई बच गया, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोबिंग, संरचना और जांच, ये हेल्पिंग बिहेवियर है। तो वो देख लेना की बिहेवियर कौन कौन से हैं और हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा है। तो की बिहेवियर बी, सी और डी हो गया। तो की बिहेवियर कौन सा है, बी, सी एंड डी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एज रेजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। रचनात्मक मूल्यांकन
प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और सीखने में प्रेरणा और जुड़ाव के स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देशित है। आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। जैसे क्लास में पढ़ाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछना, क्विज पूछना, दिस इज द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या है, रचनात्मक है ये, फॉर्मेटिव इंप्रूवमेंट की बात करता है ये, ठीक है। हमने पढ़े हैं ना, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इप्सेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब इवैल्यूएशन की बात है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यही होता है कि जो मोटिवेशन की बात करता है, ठीक है ना, और एक तरह से इंप्रूवमेंट की बात करता है। बिल्कुल सही बात है ये असर्शन का। इसका पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी, यही बात जो मैं बोल रहा था वही है। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है ना। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में परिणामों की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है, इसीलिए प्रेरणा मिलेगी, सीधी सी बात है। तो बहुत प्रेरणा, मोटिवेशन वाली प्रेरणा की बात हो रही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से है फ्रेंड्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी याद आया कुछ? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम कोग्निटिव का, अफेक्टिव का, साइकोमोटर का, लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग एक ट्राइंगल बना के सीखते हैं ऐसे, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल इन ब्लूम टैक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव लर्निंग। कह रहा है ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक सीखने के स्तर, उच्च स्तर से संबंधित है। कोग्निटिव में कहाँ उच्च स्तर पे है, ये उच्च स्तर पे है क्या? कोग्निटिव का हमने बनाया था ना, याद है तो, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाई करना, एनालाइज करना, ठीक है। आगे क्रिएट, किसी चीज को क्रिएट करेंगे हम, इवैल्यूएशन और क्रिएट, वो है हाई लेवल के, तो है ना, सिंथेसिस वाला वो है हायर लेवल का, ये हायर लेवल के थोड़ी है। काटो इसको, काट दो, याद आया वो डायग्राम। चलो स्टेटमेंट टू कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव आउटकम्स। बिल्कुल, जो अफेक्टिव का हमने पढ़ा था, भावात्मक का हमने पढ़ा था, ठीक है, चीजों को भावनात्मक रूप से वाला, अफेक्टिव वाला, फीलिंग वाला जो पढ़ा था, उसमें हायर लेवल में ये हमने यही पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर उधर की बातों को ध्यान में ना रख के पढ़ाई को फोकस कर लो फ्रेंड्स। जीवन में एक बार तो मेहनत करनी ही है, ठीक है, और हमें ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई नहीं करेगा, हमें करनी है। तो जो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। SWMG अपनी इंफॉर्मेशन ऐप है, ठीक है, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। इसमें पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी मटेरियल। पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो आप विलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ आप खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। और जितने भी टेंशन है वो एक बार छोड़ दीजिए प्लीज़, ठीक है। आसान है कहना, छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।